हेलो मित्रों, दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 6वीं का हमारा लेक्चर नंबर चल रहा था और एक लेक्चर हम ले चुके हैं। आज का लेक्चर हमारा दूसरा लेक्चर अध्याय नंबर 1 का रहेगा और अध्याय नंबर 1 हम पढ़ रहे थे भोजन यह कहाँ से आता है। आज इसके अंदर हम पढ़ेंगे भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद क्या क्या हैं, यानी हम पौधे के कौन कौन से भागों को खाने के रूप में उपयोग करते हैं और जंतुओं के उत्पाद कौन कौन से हैं, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले लिखा हुआ कि पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। मतलब हम जो भी भोजन करते हैं उस भोजन का मुख्य स्रोत हमारे पौधे हैं और हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। अब ये हमसे क्वेश्चन पूछा है कि एक पौधा है, पौधे को हम खाते हैं, लेकिन पौधे का ऐसा कौन सा भाग है जिसे हम खाते हैं। तो हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। देखो, आपने पत्तियां वाली सब्जियां देखी होगी, जैसे कि कच्चा प्याज हो गया। और क्या पत्तियां वाली सब्जियां कौन कौन सी हैं? जैसे कि गोभी हो गया, फूल गोभी हो गया, पत्ता गोभी हो गया। तो इस पर क्या लगी हुई? पत्तियां लगी हुई है। तो ये पत्तियों वाली अनेक प्रकार की सब्जियां हम खाते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं, जैसे कि आम हो गया, बेर है, खेजड़ी के ऊपर क्या आते हैं? छोटी छोटी सांगरी आती हैं, वो खाते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम फलों के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़ तो कभी तना, कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। जैसे कि देखो, गाजर हम खाते हैं भोजन के रूप में, तो गाजर क्या है? एक जड़ है। आलू खाते हैं भोजन के रूप में, आलू क्या है? तना है। और जो पुष्प हैं वो भी हम भोजन के रूप में खाते हैं। ठीक है। कभी आपने सीताफल यानी काशी फल के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर जरूर खाया होगा। ठीक है, तो ये आपने खाया या नहीं खाया, लेकिन ये किताब वाला कह रहा है कि आपने खाया होगा, तो आपको प्रयत्न करना आगे। देखो, ये आगे कह रहा है कि कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके केवल एक भाग ही खाने योग्य होते हैं। जैसे कि बेरी हो गया आपका, बेरी के अंदर हम एक ही भाग खाते हैं, केवल और केवल। ये आपका बेरी हो गया और बेरी के ऊपर हम केवल और केवल एक बेर यानी बेर को ही भोजन के रूप में उपयोग करते हैं और हम किसी को नहीं खाते। ठीक है, पत्तों को हम नहीं खाते, पत्तों को पशु पक्षी खा जाते हैं, लेकिन हम इस पौधे का एक भाग क्या कर रहे हैं? भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। किसको? फल को। और दूसरी बात हो गई आपकी खेजड़ी की बात करें तो खेजड़ी के अंदर भी हम क्या करते हैं? केवल फल को। जैसे कि ये आपका खेजड़ी हो गया, इसके अंदर लंबी लंबी सांगरियाँ लगती है, केवल हम सांगरी को ही भोजन के रूप में उपयोग करते हैं और किसी का भी उपयोग भोजन के रूप में नहीं करते। आगे लिखा हुआ है कि उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है। सरसों का बीज आपने देखा होगा, उस बीज से हम तेल को प्राप्त करते हैं और इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। सरसों का जो बीज है उससे हम तेल प्राप्त करते हैं, तो उस तेल को हम खाने के भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। और जो पत्तियां हैं उनको हम सब्जी बनाते हैं, साग का अर्थ है सब्जी बनाकर भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। तो इसके कितने भाग खाने योग्य हो गए? सरसों के 2 भाग। कौन कौन से? एक तो बीज हो गया और एक हो गया पत्ती। आगे लिखा हुआ है, क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं? ये कह रहा है कि केले का पौधा है, उसके अलग अलग भागों के बारे में आप सोचो जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं। केले के ऐसे कौन कौन से भाग हैं जिसको हम भोजन के रूप में खाते हैं, ये आपको सोचना है। क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं? कोई ऐसा और अन्य पौधा है जिसके बारे में आप सोच सकते हैं कि उसके हम कितने भागों को भोजन के रूप में उपयोग करते हैं? तो आपके आसपास जितने भी पौधे होंगे उन सभी के बारे में आज इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद में आप सोचना कि कौन से पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है और कौन से पौधे के कितने भागों को हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। आपको कितने प्रकार के पौधे मिले सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, और यदि कोई समस्या आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और एक मैं आपको बात बता दूं कि आप कमेंट तभी कर पाओगे, इस चैनल का नियम है कि आप कमेंट तभी कर पाओगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो पहले आपको जो लाल कलर का बटन दिखाई दे रहा है जहाँ पर लिखा हुआ सब्सक्राइब, तो उसको दबाना है
और बाद में आपको कमेंट करना है। यदि आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप कमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है जिसके 2 या 2 से अधिक भाग खाए जाते हैं। मतलब ये आपको सोचना है कि कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिसके 2 या 2 से अधिक भाग खाए जाते हैं। ये काम आपका है, मैंने केवल आपको बताया है कि क्या करना है आपको। अब सोचना काम आपका है, क्योंकि जब आप नहीं सोचोगे तो आपका दिमाग कैसे विकसित होगा। जब आप जितना ज़्यादा सोचोगे तो उतना ही जो सब्जेक्ट है वो आपका कवर जल्दी होगा। अब यहाँ पर देखिए, पादप के खाने योग्य भाग, यानी पादप के हम कौन कौन से भागों को खाते हैं। तो ये एक पादप का आपको चित्र दे रखा है, जिसके अंदर सबसे ऊपर एक पुष्प लगा हुआ है। पुष्प का मतलब क्या, फूल। फूल को हम क्या कहते हैं, पुष्प कहते हैं। ये इसकी पत्ती लगी हुई है, ये इसका क्या है, तना है। तना को हम स्तंभ कहते हैं हिंदी के अंदर। जो सीधा खड़ा रहता है, जिसके सारे पर पत्तियाँ लगी हुई है, टहनियाँ लगी हुई हैं, पुष्प लगे हुए हैं, उसे तना कहते हैं। तना जमीन के अंदर से स्टार्ट होता है, इस सतह से ऊपर का तना कहलाता है, ठीक है। और ये क्या, ये इसे हम कहते हैं टहनी। और इस टहनी के नीचे आपको 2 टहनियों के बीच का जो ये पार्ट दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं कलिका, ठीक है। जो ये खाली स्थान, रिक्त स्थान दिखाई दे रहा है 2 टहनियों के बीच का, इसे हम कलिका कहते हैं। और ये पत्ती हो गई, ठीक है। और ये इस पत्ती के ऊपर, ये तो पत्ती है हरे रंग की, लेकिन ये जो लगा हुआ है ना, ये क्या, ये पत्ती नहीं है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये पत्ती होगी, लेकिन ये फल है इस पौधे का, ठीक है। और ये कलिका हो गई। अब ये जो एक टहनी से दूसरी टहनी के बीच का जो रिक्त स्थान है, उसे हम इंटरनोड कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरनोड। और जो ये नीचे वाला भाग है, ऊपर वाले भाग को कलिका कहते हैं, यानी इस ऊपर के भाग को कलिका कहते हैं। लेकिन इस बिंदु के जो नीचे वाला भाग है, इसे हम कहते हैं नोड। और नोड से जो नीचे का 2 टहनियों के बीच का हिस्सा है, वैसे हम कहते हैं इंटरनोड, ठीक है। अब ये जो ऊपर का भाग है, जो ज़मीन के बाहर की तरफ होता है, ठीक है, ज़मीन के अंदर वाला भाग नहीं, ज़मीन के बाहर का भाग, उसे हम कहते हैं प्ररोह तंत्र, ठीक है। जैसा कि ये लिखा हुआ है, प्ररोह तंत्र। अब आगे ये ज़मीन के नीचे वाला जो भाग है, ये यहाँ पर ज़मीन है, ये भाग ज़मीन के ऊपर है, ठीक है। ये ज़मीन है यहाँ पर, ये ज़मीन के नीचे वाला भाग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जड़ें लगी हुई है ज़मीन के अंदर। तो ये एक मूल जड़ है। इस जड़ के सहारे ये देखिए आप कितने प्रकार की जड़ें आपके निकली हुई हैं इस जड़ पर। तो जो सबसे लंबी वाली जड़ है, इस जड़ को नाम दिया हमने प्राथमिक जड़, ठीक है। मूल का मतलब ही जड़ होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मूल का मतलब ही जड़ होता है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब आगे लिखा हुआ है कि ये द्वितीयक मूल, जो प्राथमिक जड़ है उसके सारे जो भी जड़ निकल रही है उसे हम कहते हैं द्वितीयक मूल। और जो दूसरी जड़ है उसके सारे जो भी, जैसे कि ये एक जड़ है, दूसरी जड़, पहली जड़ ये होगी, दूसरी जड़ ये, तीसरी जड़, इसे कहते हैं हम तृतीयक जड़। इसमें लिखा नहीं गया तो आप लिख देते हैं इसको, कैसे क्या कहते हैं, तृतीयक मूल कहते हैं, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और जो ज़मीन के अंदर का भाग होता है पौधे का, उसे हम कहते हैं मूल तंत्र, ठीक है, जिसके अंदर जड़ें पाई जाती। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है कि क्रियाकलाप नंबर 4, सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संगठकों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं या पौधों के किन भागों से प्राप्त होते हैं। खाद्य पदार्थ और पौधों के भागों को सारणी 1.4 में सूचीबद्ध कीजिए। अब आपने सारणी 1.3 देखी थी, ये कह रहा है सारणी 1.3 में आपने जो भी खाद्य पदार्थ लिखे थे, यानी उन खाद्य पदार्थों में कुछ संघटक ऐसे छांटने हैं और उनके मुख्य स्रोत क्या हैं और उनके कौन कौन से पौधे हैं और वो पौधे के किस भागों से प्राप्त होते हैं, वो सारी जानकारी आपको इस सारणी के अंदर लिखना है। इसमें क्या लिखा, भोजन के रूप में पौधों के भाग, यानी पौधे के कौन कौन से भाग हम खाते हैं। जैसे कि बैंगन का भरता, तो उसमें हम क्या खाते हैं, बैंगन, और बैंगन क्या एक फल है, ठीक है। तो मिर्च मसाले के रूप में कोई अन्य, तो मिर्च मसाला भी क्या एक फल है। जैसे कि ये लिखा हुआ है
तेल हो गया मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या किसी अन्य पौधे से, ठीक है। तो ये संघटक हो गए। तो ये क्या है, बीज है। तेल किससे मिलता है, हमें बीज से मिलता है। मूंगफली हो गया, मूंगफली क्या है, बीज है। सरसों, सोयाबीन, ठीक है, ये सभी क्या है, बीज है। तो इस प्रकार से आपको इस सारणी को पूरा करना है। यदि आप इसे पूरा नहीं कर पाओगे तो मैं ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद में आपको जो भी ये क्वेश्चन आंसर हैं छोटे छोटे इस चैप्टर के अंदर बन रहे हैं वो सारे के सारे मैं आपको करवाऊँगा, ठीक है। तो ये चैप्टर कल और चलेगा और कल ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे अभ्यास प्रश्न। अभ्यास क्वेश्चन करने के बाद में हम चैप्टर के अंदर से जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं और चैप्टर का एक बार शॉर्टकट रिवीजन मार देंगे, जिससे आपका कोई भी डाउट हो वो क्लियर हो जाएगा। और यदि डाउट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में लिख देगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर आपकी एक बात बस की थी, ये पहली वाला सवाल हमने पढ़ा ही नहीं। पहली जानना चाहती हैं कि हमारे भोजन का पौधे और जंतु के अलावा कोई अन्य स्रोत भी है क्या। ये पहली क्वेश्चन पूछ रही हैं कि हम भोजन करते हैं तो पौधे और जंतु से भी करते हैं, और कोई अन्य स्रोत है या नहीं। तो इसका आंसर आपको ढूंढना है और इसका आंसर मैं आपको कल के वीडियो के अंदर बता दूंगा, ठीक है। आपको इंटरनेट पर सर्च मारना और देख लेना, गूगल पर आपको शायद तक आंसर मिल जाएगा। यदि नहीं मिले तो कल के वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हूँ कि अपने आसपास के अनजान पौधों पर यह देखने के लिए परीक्षण न करें कि वे खाने योग्य है या नहीं। कभी कभी पौधे विषैले भी हो सकते हैं। तो ये आपको एक सुझाव दे रहा है। क्या सुझाव दे रहा है कि आपको जो अपने आसपास के पौधे हैं उन्हें कभी भी खाने के लिए टेस्ट नहीं करना है, ठीक है। उनकी पत्ती हो चाहे कुछ भी हो, बगैर अपने माता पिता की परमिशन के अपने माता पिता से पूछ कर ही काम करिएगा, ठीक है। बगैर माता पिता की परमिशन के ये पौधे विषैले भी हो सकते हैं, क्योंकि अपन को पता नहीं है। अपन वो टेस्ट कर लेते हैं कि ऐसा हमारी बुक में आया हुआ है और टेस्ट करते हैं, चलो ये खाने योग्य है नहीं। तो ऐसा आपको नहीं करना है किसी अनजान पौधे के साथ, ठीक है। और आपको पता है कि भाई ये खाने योग्य है तो आप उसे खा सकते हैं। अब देखिए आगे क्रियाकलाप लिखा हुआ है कि मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लेने हैं आपको। मूंग आपके घर में उपलब्ध होंगे, चना होगा। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे पात्र में डुबो दीजिए। अब सारे बीजों को नहीं, कुछ एक, जैसे कि एक हथेली के अंदर आपको बीज लेने हैं और एक हथेली बीज को जल के अंदर भिगो देना है, किसी भी छोटी कटोरी के अंदर या फिर किसी के अंदर आप जो उपलब्ध संसाधन है उसके अंदर भिगो दीजिए, डाल देना आपको। एक दिन के लिए उसे छोड़ देना है। अगले दिन जल को पूरी तरह से आपको निकाल देना उसमें से और बीजों को गिलास में रहने देना है। अब ये गिलास का कह रहा तो आपको गिलास में ही लेना है कि आपको एक गिलास में पानी लेना है और उसके अंदर एक हथेली भर बीज उसके अंदर किसके, मूंग और चने के बीजों को डाल देना और एक दिन के लिए आपको उसे खुला छोड़ देना, ठीक है। और उसके बाद में आपको उसमें से पानी को निकाल देना है और बीजों को उस गिलास के अंदर ही रहने देना है। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक और रख दीजिए। अब जो बीज हैं उन्हें क्या करना है, आपको एक कोई भी कपड़ा लेना है, उस कपड़े को भिगोना है, ठीक है। आप कैसा भी कपड़ा ले सकते हो लेकिन कपड़ा साफ लेना, ये ध्यान रखना। साफ कपड़ा लेकर और वो कपड़ा गीला होना चाहिए, उसमें लपेटना आपको उस बीजों को, यानी कपड़े के ऊपर बीजों को रखकर उस कपड़े को चारों तरफ से बंद कर देना है। फिर आपको रख देना एक और। अब क्या आप बीजों में से कुछ परिवर्तन देखते हैं। अब अगले दिन सुबह आपको देखना है बीजों में क्या परिवर्तन हुआ। तो आप ये देखेंगे कि छोटी छोटी सफ़ेद संरचना बीज से बाहर निकल आती है। यदि हाँ तो वे अंकुरित हो गए। अब ये देखो, ये मूंग के बीज हैं और ये इसने कटोरे के अंदर ले लिए हैं। अब जब ये मूंग के बीज उसने पूरी जो प्रक्रिया थी उसके करने के बाद में कटोरे में डाले हैं, तो ये बीजों में आपको सफ़ेद सफ़ेद संरचना दिखाई दे रही होगी। आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए आप, ये अंदर आपको छोटी छोटी सफ़ेद सफ़ेद संरचनाएं दिखाई देती हैं। तो ये बीज कैसे हो गए, अंकुरित बीज हो गए, ठीक है। अंकुरित का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जड़ें लग गई। यदि आप इसको ज़मीन में गाड़ोगे तो ये उग जाएंगी। तो ऐसे बीजों के ऊपर आपको परीक्षण करना है।
आगे लिखा हुआ है कि यदि नहीं तो बीजों को पानी में धोएं और पानी निकाल दें और गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। और यदि ऐसे सफ़ेद सफ़ेद उसके अंदर से कुछ ना निकले सफ़ेद संरचना, तो आपको पानी से भिगोकर और दूसरे दिन के लिए कपड़े से ढककर छोड़ देना है। दूसरे दिन फिर देखना है कि क्या परिवर्तन आया या नहीं आया। ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा कि इसमें परिवर्तन नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ठीक है, अंकुरों को आप धोना है और इन्हें खा सकते हैं। इसको खाने से शरीर के अंदर एनर्जी आती है और वो एनर्जी आपके शरीर में काम आती है। आगे लिखा हुआ है ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें से कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये देखिए, ये इसने चने के बीज लिए हैं और ये चने के बीजों को अंकुरित करवाया। चना एवं अंकुरित चना, ये चना है और ये अंकुरित चना है। ये इसी प्रक्रिया से इसने बनाया है। आगे लिखा हुआ है क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है? शहद का मतलब ये होता है कि जो मधुमक्खी होती है वो अपना घर बनाती है और घर के अंदर अनेक प्रकार के फूल हैं, उनका रस चूस कर लाती हैं और शहद इकट्ठा करती है। अब आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि शहद कहाँ से आता है या कैसे उत्पादित होता है। क्या आपने एक मधुमक्खी का सत्ता देखा है? घरों के अंदर बहुत मिलते हैं या कहीं सार्वजनिक स्थान पर भी मिल जाते हैं। कुछ मधुमक्खियाँ लोग पालते हैं, ठीक है, जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती हैं। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद, मकरंद का मतलब है मीठे रस। तो ये आपका इक्वेशन बन सकता है यहाँ से कि मकरंद से क्या तात्पर्य है, तो मीठे रस एकत्रित करती हैं और इसे अपने सत्व में भंडारित करती हैं। अपना उसका जो भी सत्ता होता है उसके अंदर वो इकट्ठा करती हैं उसको, इस मीठे रस को। वो मीठे रस फूलों से सूस को ला के बाग बगीचों से। ठीक है, चित्र 1.7 फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। अब जो मधुमक्खी का सत्ता होता है उसके अंदर यदि आप शहद ढूंढने का प्रयास करोगे तो आपको एक विशेष मौसम के अंदर ही आपको शहद मिलेगा, जिस समय फूल खिलते हैं। क्योंकि फूलों का रस चूसकर ही वो क्या बनाती हैं, शहद बनाती है। यदि उनको फूल नहीं मिलेंगे तो वो शहद नहीं बना पाएगी। ठीक है, अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष तक इसका उपयोग किया जा सके। फिर मधुमक्खी क्या करती हैं, उस पुष्प से या फूलों से मकरंद को चूसती है, मीठे रस को। फिर वो बनाती क्या, शहद बनाती और फिर वो अपने भोजन के रूप में उपयोग करती उस शहद को। हम ऐसे सत्वमय मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं और कभी कभी हम भी उस शहद को ले लेते हैं और भोजन के रूप में उपयोग करते हैं उस मधुमक्खी द्वारा बने के। बहुत ही मीठा होता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक मधुमक्खी का सत्ता है जहाँ पर मधुमक्खियाँ बैठी हैं और ये मधुमक्खी के सत्ते के अंदर क्या है, शहद है। ठीक है, ये मधुमक्खियाँ ये बहुत खतरनाक होती हैं। कुछ घरेलू मधुमक्खी होती हैं और जो घरेलू नहीं होती, जंगली मधुमक्खी, वो बहुत खतरनाक होती हैं, वो आपको काट सकती हैं। ठीक है, तो इससे हमेशा बचकर ही रहना है, नज़दीक नहीं जाना। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अब हम आपको एक विशेष बात बताने जा रहे हैं कि आपके जो भी भाई बहन 6ठी 7वीं और 8वीं में हैं उनको इस वीडियो का लिंक शेयर करें। 6ठी 7वीं और 8वीं तीनों क्लासेस की विज्ञान विषय की पुस्तक लाइन टू लाइन आपको समझाया जा रहा है इस चैनल के माध्यम से। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, आपने कितने लोगों को शेयर करा और किसने सब्सक्राइब किया, किसने नहीं किया। तो ये तो भाई सब्सक्राइब करना नहीं करना उनका काम है, आपको करना है शेयर। ठीक है, दबा कर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, धन्यवाद।